अब हम लोग आज चैप्टर 3 की बात करेंगे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आर्थिक सुधार हमें क्यों करना पड़ा? आपको पता है कि हम लोगों ने 1991 के जुलाई मंथ में हम लोगों ने एलपीजी पॉलिसी अप्लाई किया। एल फॉर लिबरलाइजेशन, जिसको उदारीकरण कहते हैं, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जिसको निजीकरण कहते हैं, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, जिसको वैश्वीकरण कहते हैं। ये हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमारी हालत उस वक्त बहुत खराब हो गई थी और हम कर्ज लेने के लिए गए थे। तो हमें वर्ल्ड बैंक और आईबीआरडी जिसको कि वर्ल्ड बैंक कहते हैं, और आईएमएफ ने हमें यह सलाह दिया कि आपको आपकी कंट्री में परिवर्तन लाने होंगे और तभी जाकर के हम आपको लोन देंगे फर्दर। और उस वक्त का क्या सिनारियो था कि हमें इन दोनों संस्थाओं के पास, या आईबीआरडी अगर हम कहें तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय विकास और पुनर्निर्माण बैंक, और आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इन्होंने हमारे कंट्री को सलाह दिया कुछ। उन सलाहों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले कि हमें क्यों जाना पड़ा, तो सबसे पहला है कि सार्वजनिक क्षेत्र का खराब प्रदर्शन। जो गवर्नमेंट के जितने भी कंपनीज थे, फर्म्स थे, जो गवर्नमेंट प्रॉफिट अर्न करने के लिए करती है, जैसे मान लीजिए रेलवे, आपको पता है कि महारत्न और मिनी रत्न कंपनियां हैं, जैसे सेल, गेल, ये सारी कंपनियां घाटे में चल रही थी। दूसरा क्या था? भुगतान संतुलन में घाटा। हमारी हालत ऐसी थी कि हमारे पास पर्याप्त विदेशी भंडार नहीं था। जब देखिए, मान लीजिए दो कंट्री है, इंडिया और अमेरिका। इंडिया ने इसको, यूएस को सपोज कर लीजिए $50 का सामान बेचा, और यूएस से इसको खरीदना है $100 का सामान। तो क्या होगा? देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ $50। और जो आपने कर्ज लिया है अलग अलग देशों से या वर्ल्ड बैंक से, आपको उसका इंटरेस्ट भी भरना है। तो हमारी हालत ऐसी नहीं थी। तीसरा क्या है? ऋणों का भारी बोझ। हमारी कंट्री पे लोन का बहुत बड़ा बर्डन था। चौथा क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप, कीमतें बढ़ रही थी और ये एक बहुत बड़ा प्रेशर का रीजन था। पांचवा रीजन क्या था? विदेशी विनिमय कोषों में कमी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं फॉरेक्स, इसकी कमी थी। और जो हमारा सारा सिस्टम चल रहा था उसमें मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। कुल मिला करके हमारी हालत खराब थी। और ऐसे में हम लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए क्या किया? भारत सरकार ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कांटेक्ट किया और कहा कि हमें लोन दो, और $7 बिलियन का लोन लिया, $7 बिलियन का लोन लिया। अब एक ऐसा माहौल हो गया कि जिसमें कहते हैं कि बेगर्स एंड बोरोअर्स आर नॉट द चूजर्स। भिखारी को और कर्ज लेने वाले को चुनने का अधिकार नहीं होता है, और उस पर आप शर्तें ला देते हैं। तो हमारी भी हालत वैसी ही थी, हमारी इकोनॉमी की हालत वैसी ही थी। तो हमारे ऊपर कुछ शर्त लादे गए और हम उन शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। और वो शर्त क्या थे कि आप अपनी इकोनॉमी को खोलिए, अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज कीजिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, जो इकोनॉमी को ओपन कीजिए, गवर्नमेंट रोल मिनिमाइज कीजिए। हर चीज में सरकारी कर रही है वो नहीं, और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट कीजिए।
ये हमें सजेशन मिला किससे? आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। यहां मैं डब्ल्यू भी लिख रहा हूं, इनसे हमें ये सजेशन मिला। और क्या हुआ, हमने इसके लिए, इसके तहत दो तरह के उपाय किए। पहला स्थिरात्मक उपाय, जिसको कि स्टेबलाइजेशन मेजर कहते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए कि इकोनॉमी में अभी जो चल रहा है उसको पहले स्थिर कर दें। ये स्थिरात्मक उपाय जो होते हैं ये अल्पकालीन होते हैं, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको कि हम भुगतान संतुलन कहते हैं। इसमें जो कोई भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाए और मुद्रास्फीति कंट्रोल हो, कि कीमत जो है वो बेतहाशा ना बढ़ जाए। तो यहां पर स्थिरात्मक उपाय के बारे में क्या है कि ये अल्पकालीन है, शॉर्ट टर्म के लिए है। और इसके तहत हम लोगों ने दो चीजों पे फोकस किया कि बीओपी को सही करो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो। अब ये तो हुआ शॉर्ट टर्म उपाय, और हमें ये बार बार शॉर्ट टर्म उपाय नहीं करना पड़े, तो इसके लिए हमें कुछ लॉन्ग टर्म मेजर लेने होंगे, जिसके लिए हमने संरचनात्मक उपाय या दीर्घकालीन उपाय, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है। इसमें क्या है कि जो आपकी इकोनॉमी है उसकी कार्य क्षमता बढ़ाइए, उसको इफिशिएंट कीजिए। इफिशिएंट कैसे होगा? तो आप सड़क, पानी, बिजली, हेल्थ केयर, इन्वेस्टमेंट में सुविधा, बैंकिंग पॉलिसी में रिफॉर्म, ये सारा कीजिए। और क्या कीजिए? अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाइए, कंपटीशन लाइए। इससे पहले जो है हमारी इकोनॉमी में जो सारा कुछ चल रहा था उसमें कंपटीशन नहीं था, हम लोग संरक्षणवादी उपायों को अपना रहे थे। अब जो नई आर्थिक नीति है उसके तहत 3 उपायों को लाया गया। पहला उदारीकरण में क्या होगा कि निजी क्षेत्र पर प्रवेश और समृद्धि के लिए लगाए गए नियंत्रणों को हटाना। जो प्राइवेट सेक्टर है दूसरे कंट्री का, वो अगर आ रहा है आपकी कंट्री में तो आने दीजिए, और आपकी कंट्री वाला भी जो है वो खूब अच्छे से ग्रो कर सके, इसके लिए आपने जो कुछ भी कंट्रोल मेजर लगा रखा है आप वो हटा लीजिए। निजीकरण का क्या मतलब हुआ कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी फॉर्म चल रहा है, गवर्नमेंट का ऐसा कोई काम है जो लॉस मेकिंग है, जो घाटा कर रहा है, या वो सिक है, बीमार इंडस्ट्री है, तो उसको बेच दीजिए और उसको निजी क्षेत्र में दे दीजिए, प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिए। प्राइवेट सेक्टर में दे दीजिएगा तो उसका क्या होगा? ओनरशिप यानी स्वामित्व, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, और कंट्रोल यानी नियंत्रण। ये सारा चीज जो है ये क्या करेगा? ये प्राइवेट पार्टी करेगा। प्राइवेट पार्टी जो है उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो वो लॉस वाला जो एस्पेक्ट है वो चीज हट जाएगा। और जो वैश्वीकरण है उसको प्रमोट कीजिए। वैश्वीकरण का क्या मतलब हुआ कि जो आपके कंट्री का इकोनॉमी है उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़िए। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़िए। कैसे जोड़िएगा? तो अगर वैश्वीकरण कहा जाए तो उसका तात्पर्य क्या है? देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से जोड़ना, शेष विश्व से जोड़ना। कैसे जोड़ोगे भाई? तो वस्तु, सेवा, पूंजी, तकनीकी, मानव संसाधन के आबाद, कोई बैरियर नहीं है आदान प्रदान से। इससे क्या होगा? ये अगर होगा तो क्या होगा?
आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी, आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी। और क्या होगा? कल्चरल, सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे। Integration of domestic economy with rest of the world by exchange of goods, services, capital, technology and human resources such a way that promotes financial interdependence and promotes cultural exchange as well. तो यह है वैश्वीकरण का कंटेक्स्ट। अब वैश्वीकरण में हमें क्या क्या करना है? 3 चीजों को करना है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG, ये करना है। तो सबसे पहले हम उदारीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि उदारीकरण के तहत हमें क्या क्या करना है, हम कैसे कैसे ये करने वाले हैं। चलिए मैं आपको दूसरे बोर्ड पे ले चलता हूं। उदारीकरण से तात्पर्य क्या है हमारा? उदारीकरण से हमारा तात्पर्य है अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए उदारीकरण में सरकारी नियंत्रण में कमी और विनिमयीकरण शामिल है। हम क्या करेंगे? गवर्नमेंट कंट्रोल, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको रिड्यूस करेंगे। जो बैरियर्स हैं, ट्रेड बैरियर्स, इसको हटाएंगे। जो सिस्टम चल रहा है आपका लाइसेंस, LPQ, लाइसेंस, परमिट और कोटा राज जो चल रहा है, उस प्रोसेस को सिंपल करेंगे। टैरिफ बैरियर, जो टैक्स वाला है हिसाब किताब, उसको भी कंट्रोल करेंगे। टैरिफ बैरियर को भी कंट्रोल करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि हमने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया और बाहर का कोई सामान आ ही नहीं सका। और क्या करेंगे? इसमें उद्देश्य क्या था कि आप अपनी कंट्री में MNCs को आने दीजिए। MNC मतलब बहुराष्ट्रीय निगम। MNC का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। मैं नीचे लिख रहा हूं, आप देखिए MNC का फुल फॉर्म। MNC मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम ऐसी कंपनियां जिनका ऑफिस कहीं और होता है और वो अक्रॉस द ग्लोब अपना बिजनेस करती हैं। और इसके अलावा TNC भी होता है, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, जिनका पूरा ग्लोबल रीच है। तो इसको प्रमोट कीजिए, वो आपके कंट्री में आकर के निवेश कर सके। क्या कर सके? निवेश कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। इन्वेस्टमेंट जो करेगा, तो ये इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है। इन्वेस्टमेंट अगर करेगा तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है। एक होता है FDI, जिसको कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट। एक होता है FDI और एक होता है FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसको करने दीजिए। अब FDI और FII में क्या अंतर है, ये मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। फिर क्या करना है आपको? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि MNC आए। दूसरा कि जो कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी इफिशियंसी को बढ़ाओ, उसके कार्यान्वयन की क्षमता को बढ़ाओ, और जो इकोनॉमी है उसको कॉम्पिटिटिव बनाओ और अधिक प्रतियोगिता कर सको, ताकि आपके गुड्स का, आपके सामान का, आपके सर्विस का क्वालिटी इंप्रूव कर जाए। अब इसमें सुधार क्या किए गए, कैसे करेंगे भाई ये सारा चीज? तो इसके लिए उन्होंने कहा कि हम
औद्योगिक क्षेत्र में सुधार करेंगे, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म करेंगे, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करेंगे, टैक्स में रिफॉर्म करेंगे, जो फॉरेन एक्सचेंज का रूल है उसमें सुधार करेंगे, व्यापार और विदेश नीति में सुधार करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ये कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है हमारा औद्योगिक क्षेत्र सुधार। औद्योगिक क्षेत्रों में क्या क्या सुधार किए गए। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो सुधार किए गए उसको समराइज करने के लिए आप इस चार्ट को देख लीजिए तो आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहला क्या है, इसके तहत 4 सुधार मेन है, 1, 2, 3, 4। ये 4 सुधार मेन किए गए, 1, 2, 3, 4। सबसे पहला एकाधिकारात्मक और प्रतिबंधित व्यवसाय क्रियान्वयन कानून, MRTP। कोई भी इकोनॉमी में अगर कोई भी फर्म बहुत बड़ी हो जाती है तो वो एक खतरा बन जाती है। तो पहले MRTP जो कानून था, इसके तहत जो कैपिटल वगैरह का लिमिट था, इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया। औद्योगिक लाइसेंसिंग में कमी, बहुत सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 17 चीजें करीब गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उसमें से गवर्नमेंट ने 14 चीजों पे लाइसेंस हटा लिया, सिर्फ 3 चीज को अपने कंट्रोल में रखा। क्या? एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, डिफेंस इक्विपमेंट, जो हथियार वगैरह होगा, और रेलवे। ये 3 चीजों को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा। रेलवे, फिर क्या हुआ? थर्ड रिफॉर्म में क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका कम करना, कि हर चीज गवर्नमेंट ही कर रहा है वो नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी आने दो। और लघु उद्योगों का अनारक्षण, जो शॉर्ट इंडस्ट्रीज हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसको डीरेगुलेट किया। उसको बोला कि भाई अब तुम अपना कीमत अपने से डिसाइड करो। कैपिटल का लिमिट बढ़ा दिया, मशीन वगैरह खरीदने के लिए परमिशन दे दिया कि आप मशीन वगैरह खरीद सकते हैं। सेकंड में क्या है? वित्तीय क्षेत्र सुधार। वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार किए गए वो भी 4 है, 1, 2, 3, 4, ABCD। पहला क्या है? विदेशी निवेश की सीमा में वृद्धि। जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो कुछ मामलों में 51% तक निवेश कर सकते हैं। आरबीआई की भूमिका में परिवर्तन। आरबीआई पहले कंट्रोलर का काम करते थे, अब वो कंट्रोलर नहीं रह करके फैसिलिटेटर, मॉडरेटर हो गई, कि वो चीजों को फैसिलिटेट करेगी। फिर क्या हुआ? निजी बैंकों का प्रारंभ। प्राइवेट बैंक जैसे आईसीआईसीआई, HSBC, ऐसे बैंकों को कंट्री में आने दिया, बोला कि तुम ऑपरेट करो, तुम अपना ब्रांच खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद और क्या हुआ? वित्तीय प्रक्रिया में सरलता। जो प्रोसेस है एक्सचेंज से रिलेटेड और बाकी चीजों से रिलेटेड, उसको आसान बनाया गया। अब हम बात करेंगे कर सुधारों की। टैक्सेशन, आपको पता है कि टैक्स जो है वो 2 तरीके के होते हैं और टैक्स का पेमेंट करना बहुत कंपलसरी है। तो करों में क्या सुधार किए गए? कर सुधार से अभिप्राय सरकार की कर और सार्वजनिक व्यय नीतियों में सुधार से है। कर जो है वो 2 तरीके के हैं, प्रत्यक्ष कर जिसमें कि इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स आता है, और अप्रत्यक्ष कर उसमें बिक्री कर, सेल्स टैक्स, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये सारा चीज का जो प्रोसेस था वो बहुत क्लमजी सा था, बहुत अजीब सा था, उसको सुधार किया गया और ये पॉलिसी अपनाया गया कि एक कंट्री, एक बाजार, एक मार्केट और एक टैक्स, जिसके लिए कि बाद में जीएसटी का प्रोविजन किया गया। जीएसटी के तहत
CGST, SGST, IGST और यूनियन टेरिटरी वाला जो जीएसटी है वो ये लाया गया। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। इससे रिगार्डिंग एक पूरा का पूरा वीडियो मैंने बनाया है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मुख्य कर सुधार में क्या क्या थे? करों में कमी, टैक्स में कमी, क्योंकि अगर टैक्स का दर ऊंचा रहेगा तो लोग जो है टैक्स से बचने के लिए टैक्स की चोरी करेंगे, गलत तरीके अपनाएंगे, गैर कानूनी चीजों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो उसको पारदर्शी बनाओ ताकि आसानी से लोग टैक्स भर सकें, चीजों को देख सकें और गवर्नमेंट को इनकम हो। अप्रत्यक्ष करों में सुधार, वस्तुओं और सेवाओं के लिए सामान्य राष्ट्रीय बाजार निर्मित करने के लिए अप्रत्यक्ष करों में पर्याप्त सुधार किए गए। प्रक्रिया को सरल बनाना, जो प्रोसेस है उसको बेटर ढंग से उसको पालन किया जा सके, लोग जो है प्रोत्साहित होकर के खुद से टैक्स भर सके, इस चीज के लिए तैयारी की गई। और आज के डेट में बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे लोग खुद से अपना सारा टैक्स भर लेते हैं। पहले सीए या किसी वकील का चक्कर काटो, अब वो नहीं करना पड़ता है, लंबी लाइनें नहीं लगती है। भारत में सरल और एक समान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू करने के लिए 29 मार्च 2017 को संसद में जीएसटी अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। इससे सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्पित होने, जो पहले जितना इनकम होता था उससे ज्यादा इनकम होने लग गया गवर्नमेंट का। और ये सारा करने का प्रोसेस क्या था, करने का मोटो क्या था कि एक कंट्री हो, एक मार्केट हो और एक टैक्स। एक कंट्री, एक मार्केट और एक टैक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे करों में सुधार के बाद विदेशी विनिमय में क्या सुधार किए गए। तो अब हम पढ़ेंगे कि विदेशी विनिमय जो फॉरेन एक्सचेंज है उसके तहत क्या हिसाब है, क्या मैनेजमेंट किया गया। पहले हमारे यहाँ कानून चलता था, उस कानून का नाम था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसको बदल करके कर दिया गया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आपके बुक में नहीं मेंशन है कहीं पे, लेकिन पहले के बुक में था तो मैंने यहां मेंशन कर दिया। क्या हुआ, रुपए का अवमूल्यन किया गया, करेंसी को डिवैल्यू किया गया, डिवैल्यू। और ये डिवैल्यू करने से क्या होता है, रुपए का अवमूल्यन करने से क्या होता है, तो इंपोर्ट कम होता है, हतोत्साहित होता है, और एक्सपोर्ट, निर्यात, ये प्रोत्साहित होता है। फिर क्या गया, विनिमय दर का बाजार निर्धारण, जो एक्सचेंज रेट होगा इसको छोड़ दिया गया मार्केट फोर्सेस पे, कि मान लो मार्केट में डॉलर का डिमांड कर्व ऐसा है, सप्लाई कर्व ऐसा है, अगर डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा, अगर डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। ये था डॉलर का शुरू में प्राइस, अभी प्राइस बढ़ गया। तो ये सिस्टम कि फॉरेन एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और उसके पीछे बहुत माथापच्ची कर रही है, वो नहीं, उसको छोड़ दिया मार्केट के हिसाब से। फिर क्या, व्यापार और निवेश नीति में सुधार किए गए, जो ट्रेड का नियम है या इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है उसमें सुधार किया गया। इस बात के लिए कोशिश की गई कि औद्योगिक उत्पादन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और उसका जो इंटरनेशनल कैलिबर है, अंतरराष्ट्रीय शक्ति है, वो बढ़ सके। अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश और तकनीक को बढ़ावा मिले, स्थानीय उद्योग उनकी क्षमता में वृद्धि हो और आधुनिक तकनीकों को अपनाया जा सके। व्यापार और निवेश नीति सुधार में निम्न सम्मिलित हैं। इसमें क्या क्या किया गया, तो सबसे पहला चीज है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो प्रतिबंध थे, बैरियर्स थे, उसको हटाए गए। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उस सामान पे जो टैक्स लगेगा उस टैक्स को कम कर दिया गया,
क्योंकि अगर टैक्स कम रहेगा तो क्या होगा, आदमी प्रोत्साहित होकर के ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा, और अगर एक्सपोर्ट करेगा तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बाहर से मंगवाना है, रॉ मटेरियल मंगवाना है, और उस पर मान लीजिए बहुत ज्यादा टैक्स लगा होगा, तो ऑब्वियसली आपका रॉ मटेरियल महंगा पड़ जाएगा और आप जो सामान बनाइएगा वो महंगा पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी, जो आयात शुल्क है, उसमें कमी की गई ताकि आप रॉ मटेरियल और मशीन्स ये मंगवा सकिए। और ये सारा करने में जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगेगा, जो लाइसेंस वगैरह लगेगा, उस व्यवस्था को रिलैक्स किया गया ताकि आप आराम से मंगवा सकें और प्रोडक्शन कर सकें और इकोनॉमी बूस्ट हो। तो अब हमने जब इसके बारे में पढ़ लिया, तो अब हम सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे, निजीकरण के बारे में पढ़ेंगे। निजीकरण का क्या मतलब होता है वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या कि जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है उसको प्राइवेट सेक्टर में दे दो। क्या क्या दे दो प्राइवेट सेक्टर में? ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल। प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो क्या होगा, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाएगा और प्रॉफिट ज्यादा कमा करके देगा। कैसे? जैसे मारुति उद्योग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, तो गवर्नमेंट इसको तो पूरा पूरा बेच ही दिया। आईपीसीएल है, आईबीपी है, और भी ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक उद्यम थे, गवर्नमेंट के फर्म्स थे, इसको गवर्नमेंट ने धीरे धीरे करके बेचा। अब निजीकरण जो है वो करने का निजीकरण करने का दो तरीका है कि गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर में दे देगा, या क्या करेगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंडस्ट्री हैं, जो उसके शेयर हैं, उसको धीरे धीरे जनता में बेचेगा। तो क्या होगा, जैसे शेयर बिक गया, इसका क्या मतलब है, शेयर बिक गया यानी ओनरशिप चेंज हो गया। तो इस तरीके से निजीकरण होगा, और ये जो निजीकरण की प्रक्रिया है इसको विनिवेश कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। थैंक यू।